नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। रेडियम की आत्मकथा, ये पाठ जो है एक निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। रेडियम आप लोगों ने शायद देखा होगा, रात को सड़क के बीच या सड़क के किनारे जो प्रकाशित पदार्थ है उसे हम लोग रेडियम कहते हैं। कई घड़ियों में भी हमें रेडियम लगा हुआ दिखाई देता है। शहर की सड़कों पर रात में जब हम सफ़र करते हैं तो प्रकाशित जो पदार्थ है उसे रेडियम कहते हैं। अभी फ़िलहाल तो इस रेडियम का उपयोग काफ़ी जगहों पर होने लगा है। कहने का मतलब है प्रकाश पड़ते ही जो वस्तु प्रकाशित होती है, एक पदार्थ है रेडियम। तो रेडियम की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी इस पृथ्वी पर यात्रा कैसी रही, उसकी उपयोगिताएं क्या हैं, और वैज्ञानिकों ने किस प्रकार उसकी खोज की, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इस निबंध प्रकार के पाठ में आत्मकथात्मक शैली के द्वारा जानकारी दी गई है। आत्मकथात्मक शैली का मतलब ये है कि कोई चीज़ या कोई व्यक्ति हमसे बात कर रहा है। परीक्षा में भी कभी कभी निबंध पूछा जाता है, बूढ़े व्यक्ति की आत्मकथा, सैनिक की आत्मकथा। तो जिसकी भी आत्मकथा पूछी जाती है तो वो हमसे बात करता है और बात करते करते अपने बारे में हमें वो बताता है, अपनी जानकारी देता है। इस पाठ के अंतर्गत या हम इस निबंध के अंतर्गत रेडियम नामक पदार्थ के आविष्कार और उसकी यात्रा, उसकी उपयोगिता, उसके नुकसान के बारे में हमें एक आत्मकथात्मक शैली में कवि ने ये निबंध हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जहां रेडियम हमसे बात कर रहा है और बात करते करते वो अपने बारे में हमें जानकारी देता है और उसी को हमें इस निबंध के माध्यम से समझना है। रेडियम हमसे बात कर रहा है। पाठ को पढ़ते पढ़ते हम रेडियम से बातचीत करेंगे और उसी के दौरान हम उसकी यात्रा को समझने का प्रयत्न करेंगे कि वो कहाँ था और कैसे पृथ्वी पर आया। मैं कहाँ जन्मा, ये कहना मेरे सामर्थ्य के बाहर और तुम्हारी कल्पना के परे है। रेडियम हमसे कह रहा है कि मैं कहाँ जन्मा ये मैं बता नहीं सकता और तुम समझ भी नहीं सकते। ब्रह्मांड के अनंत तथा कल्पनातीत गेह में, अनंत काल के गेह और समय से अपरिचित, अपरिछन्न, जिसका कोई संबंध ही नहीं है, उस समय की हम कल्पना नहीं कर सकते। न जाने कितने सदियों के पहले गर्भ में मेरी उत्पत्ति हुई थी, पृथ्वी के गर्भ में, पाताल लोक जिसे हम कह सकते हैं। और मैं अकेला निराधार उस अनंत शून्य में न जाने कितने वर्षों तक इधर उधर घूमता रहा और इस बीच अद्भुत घटना घटी। कौन सी घटना? परमाणुओं की एक ज्योतिर्मय धारा ने मुझे चारों ओर से घेर लिया और मैं वायव्य सागर का एक अंश बन गया। हो सकता है शायद उन 9 ग्रहों की रचना हुई हो, उस समय का वक्त है। और इस दशा में मैं कई युगों तक था और तमाशा देखता जाता था कि कैसे एक परमाणु दूसरे तीसरे आदि परमाणु से मिलकर के आकार तथा रूप धारण कर रहा था। शायद पृथ्वी और ग्रहों की संरचना का समय। अब गर्मी बढ़ने लगी
और असहनीय होती, बिजली चमकने लगी, हलचल मच गई, परमाणु धक्के पर धक्के खाने लगे और उनकी गति वेगवंती होती गई। इस अवस्था में कई अरब वर्षों तक रहकर मैंने देखा कि मैं अत्यंत जलती हुई और उस उत्तम वस्तु का एक अंश हूँ। इस जलती हुई अवस्था में मैं युगों तक पड़ा रहा। ये शायद ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय का, उत्पत्ति के वक्त का समय रहा होगा कि जब 9 ग्रहों की रचना हुई, सूर्य एक ज्योतिर्मय पुंज बना, जैसे हमने भूगोल में पढ़ा है कि ब्रह्मांड में कोई एक तत्व आकर के सूर्य से टकराया और उसके टुकड़े हुए और वही टुकड़े ग्रह बन करके हमारे सामने आए। पृथ्वी भी उसमें से एक है। निदान 10 दिशाओं में बड़ा गर्जन होने लगा और मेरे पहले संसार की रचना हुई और मैं इस संसार में प्रविष्ट हुआ। कैसे धीरे धीरे एक सुंदर ग्रह बना जो जीवित प्राणियों से भरा पूरा और बड़े बड़े नगर में सुशोभित था, यानी कि पृथ्वी। यानी पृथ्वी के निर्माण से पहले ये ब्रह्मांड में अस्तित्व में था। इन विषयों का विस्तार करके मैं तुम्हें थकाना नहीं चाहता। ये नवीन संसार निर्जल मरुभूमि में परिणत हो गया और अंत में फटकर मिट गया। वह तथा ज्योतिर्मय वायव्य पदार्थों के रूप में परिणत हो गया। इस महाप्रलय काल में मैं इस संसार से बड़े वेग से फेंका गया और दूसरे संसार में जा पहुंचा और ये दूसरा संसार भी कालांतर में नष्ट हो गया। मतलब संसार के संसार नष्ट हो गए, रेडियम का अस्तित्व था। और इसी प्रकार एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा आदि अनेक ब्रह्मांडों की यात्रा करता हुआ, अनेक देशों का चक्कर लगाता हुआ उस अग्निकुंड में गिरा जो सिकुड़ते सिकुड़ते तुम्हारी पृथ्वी बन गया। यानी पृथ्वी नामक अग्निकुंड में जाकर के गिर गया। मैं पृथ्वी के ऊपरी भाग पर रहना नहीं चाहता था। परीक्षा में प्रश्न आता है, रेडियम ऊपरी भाग पर क्यों नहीं रहना चाहता था? क्योंकि वो यात्रा करते करते थक गया था और उसे आराम की जरूरत थी। और इसीलिए मैं पृथ्वी के नीचे की तह पर अपने सहचर यानी साथ में रहने वाले धातुओं के साथ सो गया। घोर निद्रा ने आकर के मुझे घेरा और मैं कुंभकर्ण नींद में निमग्न हो गया। जैसे कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता है, उसी तरह से लंबे समय के लिए आराम प्राप्त करने के लिए रेडियम पृथ्वी के गर्भ में जाकर के सो गया। निद्रा अभी पूरी नहीं हुई थी कि मुझे यात्रा करने के लिए फिर उठना पड़ा। मैं इस हिरण्यगर्भ के पेट में कई करोड़ कई पद्म वर्षों से विद्यमान था, किंतु कुछ दिन पहले तक कोई मेरा पता नहीं पा सका। धरती का ऊपरी भाग आंधी पानी से कट कट कर समुद्र में डूबता गया और मैं प्रबल शक्तियों द्वारा हजारों वर्षों में ऊपर की ओर निकलता गया। मतलब जैसे जैसे पृथ्वी का भूभाग कटता गया आंधी पानी से, वैसे वैसे रेडियम नामक जो पदार्थ था वो पृथ्वी के गर्भ से ऊपर आता गया। बहुत सी खनिज धातुओं के साथ मेरी गाढ़ मित्रता हो गई। मैं बराबर उनके साथ रहता था और उनके सुख दुख में बराबर सहानुभूति रखता था। अंत में वैज्ञानिकों ने मुझे और मेरे साथियों से अलग करके मनुष्यों के सामने उपस्थित कर दिया। मतलब वैज्ञानिकों ने मुझे ढूंढा और ढूंढ करके लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। मतलब भारत के वैज्ञानिकों ने रेडियम की खोज की। वियोग का फल कड़वा होता है, अर्थात रेडियम को उसके सहचर खनिज तत्वों से वैज्ञानिकों ने अलग किया। यदि मैं चाहता तो इस वियोग का फल पहले वैज्ञानिकों और फिर मनुष्यों को चखा देता, किंतु ऐसा करना मुझे मंजूर नहीं था। क्यों? क्योंकि पशुओं में सिंह जैसी धाक जमी रहती है, देवताओं में इंद्र जैसा मान पाते हैं, कंकड़ों में रत्न जैसा सम्मानित होता है, वैसे ही मैं मौलिकों का राजा बन बैठा और इस स्थान पर मनुष्यों ने मुझे बिठाया और उन पर मेरे प्रसन्न रहने का यही कारण था। जैसे शेर जंगल का राजा है, इंद्र देवताओं के राजा हैं, रत्न कंकड़ों में सम्मान प्राप्त करते हैं, वैसा ही पदार्थों में रेडियम का मान है। और ये मान सम्मान उसे किसने दिया? मनुष्यों ने दिया। इसीलिए
उसने वो रेडियम जो है वो मनुष्य पर प्रसन्न है। अब यहाँ थोड़ी सी जानकारी हम रेडियम के बारे में लेंगे, जो एक एक वाक्य वैकल्पिक प्रश्न में पूछी जाती है कि मेरी उत्पत्ति यानी रेडियम की उत्पत्ति जो है पिच ब्लेंडी नामक एक खनिज पदार्थ से हुई। यूरानियम यानी कि एरोनियम और आयोनियम, इनसे रेडियम का रिश्ता है। जैसे यूरानियम जो है वो मेरे पितामह हैं यानी कि दादा, पिता के पिता, और आयोनियम मेरे पिता है। अर्थात तुम यूरानियम को कुछ देर ऐसे ही रख दो तो अपने आप वो आयोनियम में परिवर्तित हो जाएगा, और आयोनियम को ऐसे के ऐसे रख दो तो उसमें से रेडियम बनता है। यानी रेडियम, आयोनियम और यूरानियम, ये तीनों जो हैं इनका संबंध पिता पुत्र का है। यूरानियम दादा है, आयोनियम पिता है, रेडियम पुत्र है। अब यहां एक पत्थर के बारे में चर्चा की है कि क्या तुमने कभी पारस पत्थर का नाम सुना है? आपने सुना है पारस पत्थर? उसकी क्या विशेषता है कि किसी को भी अगर उसे स्पर्श कर दो तो वो सोना बन जाता। पारस ये वो पत्थर है जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है, और जस्ता यानी कि एल्यूमिनियम जो है वो चांदी बन जाती। ये पारस पत्थर की विशेषता है, ये उसका कार्य है। और जब इस पारस पत्थर की खोज हुई थी उस वक्त लोगों ने विश्वास नहीं किया था, हंसी उड़ाई थी लोगों ने उसकी, वैज्ञानिकों ने भी हंसी उड़ाई थी। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये सत्य बात है। ये पत्थर पहले भारतवासियों के पास था, कहां गया पता नहीं, लेकिन था। अथवा यूं कहो कि भारतवासी एक निम्न श्रेणी की धातु को उच्च श्रेणी में परिणत करने की रीति जानते थे। हालांकि अभी तो ऐसा कहा जाता है कि सोने की खान होती है, चांदी की खान होती है, लेकिन शायद एक ऐसी रीति भारतवासियों के पास थी जो निम्न श्रेणी की धातु को जो है वो उच्च श्रेणी की धातु में परिवर्तित कर सकते थे। किंतु पश्चिमी वैज्ञानिकों ने इसे मात्र कल्पना बताया और हंसी उड़ाई। और ठीक उसी प्रकार से मेरे आविष्कार से उनकी आंखें खुली हैं। वे समझने लगे हैं कि यूरानियम से मैं और मुझसे हीलियम धातु बनती है, उसी प्रकार और भी धातुएं एक दूसरे का रूपांतरण करती हैं। हीलियम धातु रेडियम से बनती है, उसकी बहुत कीमत है। और उनका ध्यान पारस पत्थर की सत्यता की ओर गया कि ऐसा हो सकता है। उनमें कितने तो ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि पारस पत्थर की समस्या हल हो गई, किंतु वे नहीं जानते कि पारस पत्थर बनाने में उन्हें अभी वर्षों लगेंगे। किसी पश्चिमी संस्कृति में पारस पत्थर का उल्लेख नहीं। मेरा मूल्य यानी रेडियम का जो मूल्य है बहुत ज़्यादा है, संसार की सभी वस्तुओं से वो बहुमूल्य है। मेरे एक कण का जितना दाम है उतने में सोना और प्लेटिनियम ढगले मिल सकते हैं। मेरी बहुमूल्यता का अनुमान इतने से ही कर सकते हैं कि आल्पिन यानी टाकणी का सिरा जो होता है ऊपर, उतना एक टुकड़ा अगर लो तो उसकी कीमत 75,000 रुपये होती है। ये 75,000 उस वक्त के हैं जिस वक्त ये निबंध लिखा गया था, आज के नहीं। लंदन के मिडल सेक्स हॉस्पिटल में उसके 2 कण हैं रेडियम के। परीक्षा में प्रश्न आता है रेडियम के 2 कण कहाँ पर संग्रहित हैं। ये इतने छोटे हैं कि बिना दूरबीन के हम इसे नहीं देख सकते, पर इतने छोटे से कण की कीमत ही 30,000 रुपये, और कांच की नली में सुरक्षित रखें। रेडियम से 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं जिसे तुम देख नहीं सकते। मैं अपनी किरणों के साथ परमाणु को भी विकीर्ण करता हूँ। देखिए उपयोगिता कि यदि मेरे किसी मिश्रण को पानी में कुछ देर रख दो तो देखना मैं रंग गिरगिट की तरह बदलता हूँ। रेडियम अपना रंग बदलता है। पहले वो पीले रंग का होता है, फिर धीरे धीरे रंग बदलते 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 अंत में वो गुलाबी रंग का हो जाता है। और अगर पानी में मिला करके रख दो तो फिर वहाँ एक चमत्कार होता है। पानी में से जितनी भी ओजोन और ओजन यानी वायु जो है, गैस जो है, आप वो जमा कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक बार और बताई
कि रेडियम के आसपास का जो तापक्रम है वो दूसरे स्थानों के तापक्रम से ज़्यादा होता है, अर्थात वो गर्म होता है। यहाँ देखिए कुछ उपयोगिता के बारे में बताया है कि नासूर के रोगी, क्योंकि चिकित्सा जो है, नासूर का मतलब समझते हैं, जैसे शरीर में फोड़े हो जाते हैं, वो अच्छे नहीं होते और धीरे धीरे वो गहरे होते जाते हैं, फिर उनमें से पानी रिसने लगता है, उसे नासूर कहते हैं। उसका इलाज जो है रेडियम के माध्यम से होता है। कई रोगी उसकी वजह से उनकी जान बचती है। क्यों? क्योंकि रेडियम प्रकाशित पदार्थ है, हजारों लाखों वर्षों तक उसका प्रकाश नहीं जाता। रेडियम को एक धातु की छड़ी पर लगा करके वो रोगी के घाव के पास उसे ले जाया जाता है। घाव के निकट जाते ही जैसे ही रेडियम की प्रकाश किरण घाव पर पड़ती है, उस घाव के सारे विष, सारा जहर जो है वो दूर हो जाता है और घाव अच्छा हो जाता है। ये रेडियम के एक किरण विकिरण का अद्भुत दृश्य है। अर्थात देखने जाओ तो डॉक्टरों के बहुत काम आता है, पर्दे पर इसे दिखाया जाता है। अंधेरी रात में करोड़ों तारे आसमान में चमक रहे हैं, उसी तरह से अभी कुछ लोग इसे डिज़ाइन में भी उपयोग करते हैं। कई जगह पर हमने देखा है रात के अंधेरे में दीवालों पर, छतों पर इस रेडियम का उपयोग किया जाता है। एक बात मैंने अब तक छिपा रखी है, मैं देख रहा था कि कुछ मुझे हाथ से छूते हैं या नहीं, मतलब उसे स्पर्श करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन एक बार भी तुम मुझे अपने हाथ से स्पर्श करते तो मैं उसका मजा तत्काल चखा देता। अर्थात रेडियम को कभी भी हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर स्पर्श करो तो क्या होगा? तुम्हारे हाथ में घाव पड़ जाएंगे, बड़े बड़े फोड़े उठ जाएंगे और आराम नहीं मिलता, फिर जल्दी वो अच्छे नहीं होते, बहुत असहनीय दर्द होता है उसमें। अर्थात हम रेडियम को स्पर्श नहीं कर सकते। और इतने से तुम ये ना समझ लेना कि मेरी उपयोगिता का अंत हो गया। भविष्य में मैं बड़ी बड़ी करामातें करके दिखाऊंगा, मेरी विलक्षण चाल को तुम्हें दांतों तले उंगली दबानी पड़ेगी। मतलब रेडियम की उपयोगिता को देख करके हम आश्चर्य में पड़ेंगे। जैसे जैसे मेरे विषय में तुम्हारी जानकारी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे तुम मेरी कद्र करना सीखोगे। दिन दिन विज्ञान देवताओं की दृष्टि मुझ पर अधिक रहेगी। मैं उनकी खोज का कारण अभी बहुत दिन, मतलब रेडियम जो है वो हर हाल में मनुष्यों के लिए उपयोगी है और मेरा ही नाम धारण करके कृत्रिम वस्तु चल निकली। अर्थात कौन कौन सी? जो घड़ियों में लगा देने से अंधेरे में स्वयं चमकने लगती है। शुरुआत में जो मैंने आपको बताया वो ओरिजिनल रेडियम नहीं है। सड़कों पर जिसे आप देखते हैं वो ओरिजिनल रेडियम नहीं है। जो ओरिजिनल रेडियम है उसे तो हम छू भी नहीं सकते। देखो तो सही, मैं सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके तुम्हारी कलाई की घड़ी में मौजूद हूँ और इतनी यात्रा करने पर भी तुम भूल कर ये नहीं समझ लेना कि मेरी यात्रा पूरी होगी। अर्थात और भी रेडियम की विकास यात्रा आगे चलती चली जाएगी। और अंतिम पैराग्राफ में एक प्रश्न का उत्तर है कि रेडियम जो है वो भारतवासियों से प्रसन्न नहीं है। क्यों प्रसन्न नहीं है? कि बस एक बात और, कि मैं भारतवासियों पर प्रसन्न नहीं, क्योंकि वे मेरी कद्र करना नहीं जानते। कैसे कद्र करना नहीं जानते? कि देखो भारत में कितनी खाने हैं जहां मैं हूं, किंतु उनमें इतनी शक्ति नहीं है, उनमें इतना अधिकार नहीं है कि वो खोद करके निकालें और मेरी उपयोगिता को समझें। तुम मुझे आदर की दृष्टि से देखो, तुम मेरी उपयोगिता को समझो, मेरी कद्र करना सीखो, फिर देखो मैं तुम्हारा दास बनने के लिए तैयार हूँ। कहने का मतलब ये है कि खनिज संपत्ति पर मनुष्य का अधिकार नहीं है। और इसी तरह से हमने पाठ में देखा कि रेडियम की उत्पत्ति, उसकी उपयोगिता और उसकी यात्रा के बारे में यहाँ एक निबंध जो है आत्मकथा शैली में हमारे सामने रखा गया है। निबंध को पढ़िएगा, मैंने जहाँ अंडरलाइन की है उनको थोड़ा सा भी देख लीजिएगा। वैकल्पिक प्रश्न और एक एक वाक्य जो प्रश्न हैं आप लोगों को लिखने हैं, तो 1 से 2 बार आप इस पाठ को पढ़ जाइए।